बांग्लादेश अब आया घुटनों के बल। भारत में चावल राइस रोक दिया गया है, पूरा प्रोडक्शन ही बंद, थोड़ा थोड़ा जा रहा था वो भी पूरा बंद कर दिया गया है। अब वहाँ के जो पॉलिटिशियन है बोला जा रहा है कि ट्रेड को चालू रखो, राजनीतिक में ना लाओ। वीडियो शुरू करते हैं, आगे बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इस चीज को लेकर बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इनको मिक्स ना किया जाए। ट्रेड को और सियासत को अलग अलग रखा जाए तो ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है, लिहाजा हमें जहां से सस्ता चावल मिलेगा हम वहां से सस्ता चावल खरीदेंगे, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान। आपको पता है कि इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसने बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले जो यूनस रिजीम था ना, जब वो आए हैं तो उन्हें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए थी कि आप कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ना आपको अवाम ने इलेक्ट करके भेजा है। इलेक्शन जैसे भी होते हैं, धांधली ज़्यादा भी होते हैं ना, उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है उस गवर्नमेंट की। और यूनस साहब जो इसके बारे में बड़े जो है ना, बड़े बड़े पंडित जो थे सियासत के कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है जी, वो बांग्लादेश के से जो मुआशी हालात है उनको दुरुस्त कर देगा, सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन उनकी वो जो इकोनॉमी थी ना, वो मैक्रो लेवल पे थी। जो आपकी माइक्रो लेवल होती है ना, या कि कॉमन पब्लिक की इकोनॉमी होती है ना, उसको एक पॉलिटिशियन ही समझ सकता है। और मोहम्मद यूनस जो है वो पॉलिटिशियन तो नहीं है ना, वो इकोनॉमिस्ट है। और इन्हें इस बात का उस वक्त जब ये गवर्नमेंट में आए थे और अपने हमसाये ममालिक के साथ कोई भी, ये जो 2024 है ना, इसमें कोई भी स्टेट जो है वो अपने किसी भी हमसाये ममालिक से नहीं लड़ सकती। हमने कितनी 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ, हम क्या कर ले, एक दूसरे का हमने बिगाड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। अपना ही हम दोनों ने एक दूसरे का अपना ही नुकसान किया और खुद ही किया। यही बांग्लादेश में था। आपके पास बांग्लादेश में क्या था कि आपके पास इनकलाब आ गया, आप अपोजिशन जमाते जो है हसीना रिजीम से आप लोग जो निजात चाहते थे और आपको मिल गई और बड़ी आसानी से मिली। देखिए, 1000 या 1500 जाने देने के बाद उन्होंने पूरी एक रियासत पे एक पूरे सिस्टम को तब्दील कर दिया। तो ये किसी भी इनकलाब के लिए बड़ी छोटी कुर्बानी होती है, नहीं तो लाखों की तादाद में लोगों को कुर्बानियां जो वो देनी पड़ी। उसके बाद इन्हें ये चाहिए था कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप के जरिए ये तमाम जितनी भी कंट्रीज थी उनके साथ ये दोस्ताना ताल्लुकात कायम करते। बांग्लादेश, इंडिया ने सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बात करेंगे, हमारी कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, हम अपने इंटरेस्ट पे और बंगला के इंटरेस्ट पे हम लोग बात करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन इन्होंने जो है ना, वो जैसे कि कोई सुपर पावर ये बन गए थे, जैसे इनके पास बहुत बड़ा कोई अलादीन का चिराग आ गया था कि हमने भाई इंडिया को आंखें दिखाने ही दिखाने। देखिए, इंडिया दूसरी बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, और राइस कंजम्पशन जो है आपकी बांग्लादेश की वो 70% इंडिया पे डिपेंड करती है। और दुनिया में आप ये देखें कि बांग्लादेश जो है नंबर 1 राइस कंज्यूमर है पूरी दुनिया में। हम लोग अक्सर कहते हैं घर फैमिली में कोई चावल खाने वालों को ये बांग्लादेशी तो नहीं है। तो ये सारी बातें बांग्लादेश को ज़हन में रखनी चाहिए थी। उसकी रीज़न क्या थी, ये जो इनकलाब आता है ना, जो नॉन पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जिसे आप लोग कहते हैं ना, उसमें होता यह है कि इनके अंदर पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं होती, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इनके अंदर नहीं होती। इन्हें इंटरेस्ट जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं, उनका इन्हें इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से बाय चांस आते आते बहुत बड़े डिसीजन ले लेते हैं, जिसका खुमियाजा इन्हें आगे सदियों तक भुगतना पड़ता है। और आप ये देखें कि आने वाले 10 साल तक ये जो सेटअप इनका बांग्लादेश का और इंडिया का ये जो एक तनाव पैदा हुआ है, ये आने वाले 10 साल तक बांग्लादेश इसको महसूस करता रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक आने वाले 5 सालों में तो ये बांग्लादेश ने इरादा किया कि हमने इलेक्शन करवाने ही नहीं है। जब तक ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं लेके आएंगे, तब तक ना तो इनके नॉर्मलाइज रिलेशन अपने नेबर्स के साथ होंगे। अब म्यांमार का देख लें, वहाँ पे उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर था, वहाँ पे उनकी आर्केडियन एक आर्मी, उसका एग्जैक्टली मुझे नाम याद, 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। 271-175 का जो एरिया था उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये भी एक साइड जो है, आप ये कह लें कि एक मिलिटेंट ग्रुप जो है वो उसका म्यांमार का, और ये भी एक इंस्टेबिलिटी है बांग्लादेश के लिए, जिसे बांग्लादेश को उसको फेस करना पड़ेगा और इसके नुकसान जो होंगे। और फिर दूसरा आप ये देखें कि जो रिजीम था ना हसीना वाजिद का, उन्होंने टोटल वो डिपेंडेंट थी इंडिया पे।
जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि हमारी टोटल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो थी ना वो डिपेंडेंट थी एस्टेब्लिशमेंट पे, और इमरान खान ने एक यकदम उससे निकलने की कोशिश की। क्या हुआ कि धमाका हुआ, वापसी हो गई दोबारा, और वही सेटअप दोबारा मजबूती से आ गया। अब इस रिजीम ने भी आपने निकलना था। देखिए, इनमें अगर पॉलिटिकल थिंकिंग होती ना, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ये पहले अपने आप को मजबूत करते, पहले कॉमन पब्लिक की विल जो पहले आवाम के जो मसाइल थे, देखिए आपने अपोजिशन को निकाल दिया, आप आवाम के लिए सहूलतें पैदा करते, आवाम को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में लेके आते, उनको इंडिपेंडेंसी देते, आज़ादी देते, फ्रीडम ऑफ स्पीच देते। उसके बाद आप लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता, अगर किसी के साथ आप इंडिया के साथ चाहते थे कि हम लड़ना चाहते हैं, हम उनके साथ खींचातानी जो है करना चाहते हैं, रस्साकशी करना चाहते हैं, तो पहले खुद को स्टेबल करने के बाद इंडिया के साथ ये लड़ कैसे सकते हैं? सर, सवाल मेरा ये है कि जब इन्हें पता है कि हमारा 40% जो फूड है वो इंडिया से आता है, बिजली इनको इंडिया से आती है, पानी इनको इंडिया से आता है। आप देखें कि आधी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके जो मालकान है वो इंडियन है, तो इन्होंने कैसे सोच लिया कि हम इंडिया को आंखें दिखा सकते हैं? अब देखिए, इंडिया ने सिर्फ इनके फूड एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, इनके सिर्फ प्याज, आलू और ये जो चावल है उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है। तो आप देखें कि साथ ही इनके फूड एडवाइजर मैदान में आ गए कि भाई आप सियासत को और एक्सपोर्ट को अलग अलग रखें। देखिए, ये जो रेवोल्यूशन आया था ना बांग्लादेश में, वो जो स्टूडेंट तबका इसको सपोर्ट कर रहा था और जिसकी बदौलत ये आया था, अब ये जो यूनस रिजीम था ये क्योंकि उन्हीं की बदौलत आया हुआ था, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको खुश करने के लिए ना इन्होंने ये सारे स्टेप्स और मेयर्स लिए। अब वो जो इनके एडवाइज़र थे, अब वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जिनके पॉलिटिकल नो हाउ नहीं है, यंगस्टर हैं जिनका कोई इकोनॉमी का एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी फील्ड होती है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, एक पूरी कंट्री को मैनेज करना, उसके सेटअप को मैनेज करना, उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मैनेज करना, ये बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस का काम होता है। और हसीना रिजीम से जैसा कैसा था वो चला रहे थे वो, और उधर डिपेंडेंट, जाहिर बात है वो टोटल इंडिया पे थे, और वो डिपेंडेंट। उनके मौशी हालात आप देखें, उनकी इकॉनमी देखें कि शेख हसीना वाजिद के दौर में कितनी बेहतर थी, जब से मोहम्मद यूनस आए आप देख लें कि किस तरह अभी तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और हिंदू कम्युनिटी के साथ ये जो कुछ कर रहे हैं उसका तो ये जिक्र ही नहीं करते। ये करते हैं कि इंडिया धमका रहे हैं, इंडिया को ये आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन खुद ये बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं, इंडिया के साथ क्या करेंगे, उसका जिक्र ही नहीं करते। देखिए, मुसलमान स्टेट जितनी भी है ना, हमें ये जेब भी नहीं देता। हमारे यहाँ जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से बना था, तो कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले कहा था कि अब सब लोग आज़ाद हैं, आप मस्जिदों में जाएं, आप लोग मंदिर में जाएं, गुरुद्वारों में जाएं, चर्च में जाएं, जहां आपका दिल करता है आप जाएं, आप पे किसी भी रियासत पाकिस्तान में आप पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। और हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है। अब ये एक देखें, वो आप जज्बाती ये जो इनकलाब, चीनी देके क्या करेगा, चीनी खाएगा खाली, 18 से 25 साल के चावल आटा जरूरी है, आलू प्याज जरूरी है, जिन्हें सच और झूठ का भी नहीं पता होता, जिन्हें हकीकत का और ये कह लें कि एक वो आर्टिफिशियल जो आपका सेटअप होता है उसके भी ग्रे एरिया में होते हैं, पता नहीं होता। अब ये जो काम कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो मुसलमान जो कि इंडिया में हैं उनको फेस करना पड़ रहे हैं। अगर ये एक ऐसा गुड आप ये देखें कि गुड जेस्चर पेश करते, ये उनके हकूक को प्रोटेक्ट करते, वो माइनॉरिटी क्या करती है? किसी भी रियासत में माइनॉरिटीज के पास क्या होता है? माइनॉरिटी कुछ भी नहीं कर सकती, वो रेबल्स नहीं कर सकते, वो किसी किस्म की आप ये कह लें कि कोई ऐसी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते, वो अपने आप को संभाल के। अब पाकिस्तान में आप देखते हैं कि अक्सर औकात क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ वाक़यात होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर भी उन्हें चुप करना पड़ती है ना, क्योंकि मेजोरिटी 96% मुस्लिम की है पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी मेजोरिटी है, क्योंकि हम लोग अभी अंडर डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं है, बांग्लादेश भी डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं है। तो ये सारे मामलात ओवरऑल इनका ये जो सिस्टम था, ये जो रिजीम सेटअप था, उसको इसने इफेक्ट किया, और ये आने वाले दिनों में भी दोबारा इफेक्ट करेगा। अगर ये अपनी इकोनॉमी को बेहतर, डिसीजन मेकिंग इनकी स्ट्रांग होती ना, और ये वो जो तबका था, वो जो सेटअप था, जो इनकलाबी लोग थे, उनको एक टेबल टॉक पे लेके आते, उन्हें हकीकत जो आपकी सिचुएशन सिनेरियो था ट्रू, वो उनके सामने प्रेजेंट करते कि हमारा बेसिक एम था हसीना रिजीम से हमने निजात हासिल कर दी, तो वो हमने कर ली है। अब हमने एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, हमने एक बेहतरीन बांग्लादेश बनाना है, तो उसके लिए हमें ये मेजर्स लेने पड़ेंगे। सर, आप देखिए ना, बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस से ही गुजरा है। शेख हसीना वाजिद को गए 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में जल रहा है। हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह हो गई है। इंडिया से जो ऑटो पार्ट्स आते थे, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पे भी जो है रोक लगा दी है। 20,000 इंडियन एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि हम शिपमेंट जो है
बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे क्योंकि इनके पास पेमेंट्स नहीं है, बांग्लादेश के पास पैसे ही नहीं है कि ये पेमेंट कर सके उन शिपमेंट की। अब आप देखें कि नो डाउट हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि 1971 की जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश की वजह से ही थी। मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए यही बांग्लादेश ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के सामने ला के खड़ा कर दिया था, और आज ही एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है और पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। देखें, ये आप 1971 के जो हालात थे ना, उसके बांग्लादेश के क़याम के बाद के मौजूदा बांग्लादेश ना फिर उसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके अगर 71 के तब्दीली जो है ना, तहरीक तब्दीली अच्छी चीज़ है। ठीक है, इस्लाम में भी हमें कहा गया है कि जब आपको लगे इस्लाम के तहत भी ये चीज़ें नहीं ठीक, आप जो है तहरीक चलाएं, तब्दीली लेने स्टूडेंट फेडरेशन ने जो है ना तब्दीली की। ठीक है, वो अच्छी बात है कि हसीना वाजिद जो है उनको नहीं पसंद है, ये मैंडेट है, हर कौम का हक है कि वो जो है। लेकिन देखें, कौम जो होती है ना, वो एक होती है बाग। सही। जो आपके इदारे, आपकी आर्मी होती है ना, वो बेसिकली होती है आपके बच्चे। पाकिस्तान में 24 करोड़ आवाम है। भाई ने बता रहा है कि 2 करोड़ सिर्फ अमीर आदमी है, बाकी 22 करोड़ जो मिडिल क्लास हो तो उससे भी नीचे है। पाकिस्तान का ये हाल हुआ है भारत से पंगा लेने। बांग्लादेश वालों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी कभी ड्रोन उड़ाता है तो कभी बोलता है मैं कलकत्ता पे कब्जा कर लूंगा, आसाम पे कब्जा कर लूंगा, बिहार पे कब्जा कर लूंगा। पता नहीं इन लोग को इतना अक्कड़ कैसा हो गया है, यही समझ में नहीं आता है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, बाय।